गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 का सेकंड लेसन है हमारा लहाजा की। इनकी लेखक हैं राहुल साकतायन जी। इनका अपने जीवन परिचय भी करना है। ये राहुल साकतायन जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधवा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1893 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा रानी के सराय गांव में ही हुई थी। इन्होंने मिडिल की परीक्षा निजामाबाद के मिडिल स्कूल से पास की थी। और संस्कृत सीखने के लिए ये कहाँ पे आ गए थे? काशी में आ गए थे। कहाँ से सीखी थी इन्होंने संस्कृत सीखने के लिए? काशी आ गए थे। अनेक वर्षों तक फिर इन्होंने क्या किया था? अनेक वर्षों तक वे रूस में भारतीय अध्यापन के रूप में कार्य करते रहे। और सन 1930 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इनका नाम राहुल साकतायन हुआ इसलिए वहाँ पे जाकर। उनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में। सिर्फ आपने जीवन परिचय के अंदर क्या लिखना है कि पहले उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और कहाँ पे उनके बचपन का नाम क्या था, कहाँ से उन्हें शिक्षा ग्रहण की थी, और कितने वर्षों तक वे रूस में अध्यापन का कार्य किया था, और उसके बाद में इनका नाम राहुल साकतायन क्यों पड़ा था, और इनका निधन कब हुआ था। इसके बाद में इनकी रचनाएं लिखनी है कि राहुल साकतायन जी ने हिंदी साहित्य की ओर इनका विशेष ध्यान रहा है। और इन्होंने अपनी पुस्तकों की लगभग संख्या 150 बताई है। मेरे जीवन की यात्रा, दर्शन, 22 सदी आदि, घुमकड़, शास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं भी मानी जाती हैं। इसके बाद में आपने लिखनी की भाषा शैली। भाषा शैली में क्या लिखोगे? राहुल साकतायन जी की भाषा शैली सहज व सरल है। इन्होंने पाली, प्राकृत, फ्रेंच आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। तत्संतत भू शब्दों का प्रयोग है। गयात्मक शैली है। अनुप्रास, उपमा, पुंडूक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक शैली। ये जो भाषा शैली के अंदर आपने लिख रखे हैं, इतने सारे पॉइंट नहीं लिखने, सिर्फ आपने भाषा शैली के अंदर जो जो मैंने बताया है इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपका जीवन परिचय है। अब इसका लेसन करते हम। यह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता है। कौन सा? लहासा की ओर। इनके लेखक है कि नेपाल से कहाँ तक जाने का? तिब्बत तक जाने का प्रमुख रास्ता है। फ्रीकलिनपोर का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी माना जाता है। वह कहता है कि लोग व्यापार, अपने सामान को इधर उधर ले जाने का रास्ता ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी माना जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे सैनिक रहते हैं, इसलिए ये हमारा गद्यांश है जिसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। यहाँ से व्यापारिक से लेकर के भीतर चले जा सकते हैं तक। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। क्या? फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ती है। ऐसा ही परित्यज एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी थी, कुछ आराम की बातें भी थी। वहाँ जाति पात, छुआछूत का कोई सवाल नहीं था। न औरतें आपस में एक दूसरे से पर्दा करती थी। बहुत निम्न नेत्री के भीखमंगों को लोग चोरी के डर के से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जाते। ये हमारा गद्यांश है। अगर इसमें से क्वेश्चन आंसर आप फर्स्ट है, अगर प्रश्न आता है पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम इसमें क्या है? लहासा की ओर। लेखक क्या है इनके? राहुल साकतायन। सेकंड पर्सन है आपका, लेखक किस रास्ते की बात कर रहा है? इस रास्ते की प्रमुख विशेषता। लेखक कौन से रास्ते की बात कर रहा है? तिब्बत। पहले बताया गया था फर्स्ट उस लाइन के। लेखक यानी कि नेपाल से तिब्बत जाने की प्रमुख रास्ता इसने बताया था। तो लेखक कौन से रास्ते की बात कर रहा है? तिब्बत रास्ते की बात कर रहा है। फिर इसने बताया कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता कि यह व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी है। ये इसका आंसर हो गया। अगला, जैसे इस मार्ग पर बने हुए किले किस काम आते हैं? किसने बताया कि इस मार्ग पर बने हुए किले किस काम के आते हैं? कि इनमें, जैसे इसमें आगे, इनमें चीनी पलटन रहा करती। आजकल बहुत से जो फौजी हैं वो वहाँ के जो मकान वगैरह होते हैं वो भी गिर चुके हैं और किसानों ने अपना बसेरा वहाँ पर बना लिया है। ये इनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है।
अगर आता है इसकी कि यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, कि तिब्बत की जो सामाजिक स्थिति, किसने तिब्बत की सामाजिक स्थिति की वहाँ पर जाति पाति छुआछूत आदि का कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे, और वहाँ की जो औरतें हैं वो ना तो भी औरतें किसी से पर्दा करती थी, और किसी को घर अंदर आने से कोई मनाही नहीं होती, और वहाँ पर अतिथियों का सम्मान भी किया जाता है। ये सामाजिक स्थिति की विशेष। अगला प्रश्न है कि किन लोगों की ओर क्यों यहाँ के निवासी घर के भीतर नहीं आने देते हैं, कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग क्या करते थे, चोरी के कारण उन्हें घर के अंदर नहीं आने देते। उन्हें क्या रहता है, उन्हें घर के अंदर आने से उन्हें डर भी लगता है कि कहीं ये भिखमंगे जो होते हैं कहीं चोरी न करके ले जाए। उनकी ये प्रमुख है, निवासी भीतर इसलिए नहीं आने देते। ये इसका क्वेश्चन आंसर है। आगे देखो, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो यानी अनजान हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चूड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के तोड़ीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चूड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक प्रीत जितने चीनी के किले जब हम चलने लगे, यानी कि छूना, जब इस किले पर हम चलने लगते हैं तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्टे उसे दे दी। शायद उसी दिन वह धोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी रहते थे, इसलिए यह जगह अच्छी मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे ही नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। वह कहते कि यानी कि कुछ समय के पहले जब यहाँ से जा रहे थे तो वहाँ का रास्ता हमें दिया गया था और जल्दी उस रास्ते से हम पहुँच गए थे, लेकिन 5 साल के बाद जब हम आते हैं तो भिखमंगे ही नहीं बल्कि कहते एक भद्र यात्री के बीच में हम घोड़े पर सवार होकर यहाँ आते हैं, इसी स्थान पर वापस आते हैं। किंतु उस वक्त किसी ने रहने के लिए जगह भी नहीं दी। एक वो समय था जब हम यहाँ से जा रहे थे, हमें जाने का रास्ता तक मिल चुका था, लेकिन एक आज की जगह, आज यानी कि हमें रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती है और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होशवास को दुरुस्त रखते हैं। छड़ यानी कि लस्सी को पीकर। अब हमें सबसे निकट डांडा धोडला पार करना था। हम सबसे निकट का गांव है डांडा धोडला, हम उस गांव को पार करना था। यह हमारा गद्यांश बनेगा। डांडे तिब्बत में सबसे एक अच्छी जगह मानी जाती है। क्या कहते हैं, डांडा धोडला जो गांव है तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन मानी जाती है? बाकी जगह पर डाकू लोग वगैरह रहते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी जगह क्यों है कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होती। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी देखा नहीं जा सकता है कि यहाँ पर इतनी सारी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, बहुत दूर दूर तक कोई भी आदमी हमें नहीं दिखाई देता है। ऐसी सुनसान जगह है। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नदियों के मोड़ हैं, पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे स्थान है, कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। इसलिए वे कहते हैं डाकू लुटेरे जो लोग होते हैं उनके लिए अच्छी जगह है कि वो किसी भी प्रकार सामान्य साधारण लोगों के सामान को लूट लेते हैं, उनका खून खराबा कर देते हैं, लेकिन किसी को कोई भी पता नहीं चलता है। इसलिए डाकुओं के लिए क्या है, सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब भी खूनी को कोई सजा भी नहीं मिल सकती। कि तिब्बत में गांव में क्या है, एक ऐसा सुनसान जगह है यहाँ पर किसी आदमी का खून भी किया जाता है तो जिस आदमी ने उसका खून किया है उसको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलती है। लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई भी परवाह नहीं करती। अब वह कहते हैं कि इस सुनसान स्थान पर अगर कोई आदमी भी मारा जाता है तो वहाँ पर कोई आदमी किसी की परवाह नहीं करता, उसे ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आता है। किसने उसका कत्ल किया, किसने उसका खून किया, कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ नहीं पूछता है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस का उतना खर्चा नहीं करती और गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। वह कहते कि वहाँ की जो सरकार है वो भी इतना खर्चा नहीं करती है कि कोई गवाह को ढूंढ सके किसने खून किया गया है, और ना ही वहाँ कोई अच्छा गवाह मिल सकता है, कोई ये सबूत दे सके अभी किसने इस व्यक्ति को मारा है। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे और बाद देखते थे कि कुछ पैसा ही नहीं। पहले लोग क्या करते थे वहाँ
पहले तो आदमी को मार देते थे, फिर उसके बाद में देखते थे कि इसके पास तो कोई पैसा वैसा नहीं, और वो मारते किस लिए थे? उनको लूटने के लिए। धन, उनके पास कितना धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना चांदी आदि चीजें होती हैं, वो उसको लूट लेती थी। हथियार का कानून न रहने के कारण लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए थे। वह कहते कि वहां पर लोग क्या करते थे, जिस प्रकार से साधारण गांव में यानी कि लाठी को लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन वहां पर पिस्तौल, हथियार, हर प्रकार के हथियार लेकर लोग इधर उधर घूमते हैं, लेकिन फिर भी वहां की जो पुलिस कुछ नहीं करती। डाकू यदि जान ने मारे तो उसे न मारे तो खुद वह अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल धोडला के पास खून हो गया था। शायद खून भी हम उतनी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ जहाँ वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जेब निकाल, पूछी पूछी एक पैसा कहते भीख मांगने लगती थी। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ के लंडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चल चलेंगे। वह कहते कि ये इतनी ऊंचा स्थान है कि सामान को लाद कर हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें कहते कि सुमित से भी गधों के ऊपर हम क्या, घोड़ों के ऊपर हम अपने सामान को रख लेंगे, हम आसानी से इसे पहाड़ के इस रास्ते को पार कर सकते हैं। इसके किस नाम से देख, इसमें से जैसे बताया हम, डांडा धुडला क्या है? डांडा धुडला क्या है? जमीन का सबसे ऊंचा स्थान है। जमीन का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? डांडा धुडला है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? कि ऊंची, बहुत और कठिन तथा भयंकर खतरे की जगह है। इसने बताते कि यह सबसे निकट डांडा धुडला जिसको पार करना था, इस तिब्बत में सबसे क्या है, खतरे की जगह मानी जाती है। इसमें भयंकर, इसको पार करना सबसे मुश्किल माना जाता है। आसपास के कोई गांव भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। देखो आसपास का कोई भी गांव गिराव नहीं होती है वहाँ पे। डाकुओं के लिए अच्छा स्थान क्यों है? उसने बताया कि डाकुओं के लिए अच्छा स्थान इसलिए है क्योंकि वहाँ पर नदी, पहाड़ों के इधर उधर बहुत सारे मोड़ हैं, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, और वहाँ के जो डाकू लोग हैं आराम से खून कर सकते हैं और उनसे भीख मंगों से रुपया पैसा आदि लूट सकते हैं। इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। इन स्थानों पर मरे हुए आदमियों की चिंता क्यों नहीं की जाती? इन स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी का अगर खून भी कर देता है तो वहाँ पर कोई किसी की चिंता नहीं करता, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस होती है वो ना तो किसी इन पर खर्चा करती है, इसलिए उनकी कोई ना कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई गवाह मिलता है, इसलिए कोई परवाह नहीं की जाती। तिब्बत की पुलिस के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तिब्बत की पुलिस के संबंध में लेखक के विचार थे कि वहाँ की जो पुलिस होती है वो क्या करती है, ना तो इतना खर्चा करती है, कोई भी वहाँ पर अच्छा से गवाह नहीं मिलता है, और वहाँ के जो लोग हैं वे क्या करते हैं, आपस में हथियार कानून न रहने के कारण यानी कि आपस में क्या करते हैं, पिस्तौल, बंदूक वगैरह आदि लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए करते और कानून यानी कि कुछ भी नहीं कर पाते। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बन जाता है? धोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीख मंगे के वेश होने के बावजूद लेखक को क्या उचित स्थान मिला और यात्रा भद्रवेश? उसने बताया था कि यहाँ पर रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था, क्योंकि शाम के समय जब वो वहाँ पे पहुंची थी उसमें यानी कि छड़ लस्सी पी करके अपने होश हवास में हवा से गवा बैठती। उन्होंने अच्छी बुरे की कोई पहचान नहीं होती है और उनकी दुनिया बदल जाती। उनके भद्रवेश होने के कारण यह उनके लिए उचित स्थान भी नहीं मिला था। उनको रहने के लिए वहाँ पर लोगों को जगह भी नहीं मिली थी। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का सामना करना था? उस समय तिब्बत में हथियार कानून न होने के कारण वहाँ पर क्या होता था, लोग आपस में क्या करते हैं, लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए इधर उधर घूमते रहते, और वहाँ की जो पुलिस होती कुछ भी नहीं कर पाती है, और वहाँ के यात्रियों का जो सामान होता है ऐसे ही लूट लिया जाता है, और सदा अपनी जान माल का भय नहीं बना रहता, और न मालूम होता कि सामान किसने लूटा है और किसने नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई गवाही देने के लिए प्रत्यक्ष आदमी भी नहीं होता है, और वहाँ पर लोग किसी का खून खराब अगर कर देते हैं तो कोई भी उनकी गवाही देने के लिए नहीं होता है कि किसने खून किया है। वहाँ की पुलिस भी उनका कोई कुछ नहीं कर सकती है। इसमें से था कि नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग की विशेषताओं का फर्स्ट पैराग्राफ में से कि नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता क्या था व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। इस रास्ते में नेपाल और हिंदुस्तान को चीनी तिब्बत जाया करती थी। जगह जगह पर फौजी चौकियाँ थी, किले बने हुए थे, और सभी फौजी मकान भी गिर चुके थे। वहाँ पर अब किसान लोगों ने रहने के लिए अपना बसेरा बना लिया था।
अगला था ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक क्या की तिब्बत यात्रा की कठिन का वर्णन करते करते यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिकता, प्रशासनिक पाठकों की और परिचित कराता है और तिब्बत के स्थानीय लोगों को यात्रियों में सहज पाठकों की यात्रा करने के लिए सभी लोगों को प्रेरणा देता है। कि ल्हासा की और सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसमें ल्हासा एक गांव था, उसकी सामाजिक स्थिति की विशेषता बताता है कि वहां पर जाति पाति छुआछूत आदि का कोई भेदभाव नहीं था और वहां की औरतें ना तो किसी से पर्दा करती थी और भिखमंगों के अतिरिक्त किसी को भी किसी घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था, कोई मना नहीं थी। यानी कि जो भीख मंगे लोग होते थे किसी को अंदर आने की कोई मनाही नहीं थी, वहां पर लोग ऐसे ही अंदर आ जा सकते थे। वे लोग जल्दी से दूसरों पर क्या कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे। अगला था जैसे ल्हासा की चाय की क्या विशेषता थी, उसने बताया था कि वहाँ की चाय क्या थी, मक्खन में सेंधा नमक डालकर आदि बनाई जाती थी। आप वहाँ किसी से भी कहकर चाय बनवा लीजिए, उसके लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं थी, मक्खन और सेंधा नमक डालकर देना पड़ता था। ये लोग चौड़ी में कूटकर दूध जैसी चाय बनाकर रंग बनाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर पीते थे। यदि चूल्हे से दूर बैठे व्यक्तियों को यह डर लगता था कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं डालेंगे तो आप स्वयं बैठकर वहाँ चौड़ी के पास डालकर मक्खन मथ सकते हैं और अपनी चाय तैयार करवा सकते हैं। ये ल्हासा की चाय की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। डांडा धुड़ला क्या था, यानी कि बताया था जमीन का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है डांडा धुड़ला। यह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह क्यों थी, डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। यह 16-17 फीट की ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर आपस में यानी कि पहाड़ी इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे कि वहाँ पर 16-17 फीट की ऊंचाई तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता था, संभल कर जाना पड़ता था हमें उस रास्ते पे। अगर यह जगह डाकुओं के लिए बड़ी ही स्थान अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस निर्दिष्ट स्थान पर अगर कोई किसी का खून भी कर देता है तो पुलिस भी उनका कुछ भी नहीं कर सकती है और ना ही वो व्यक्ति जिसने खून किया है वो पकड़ा जाता था और ऐसे ही वो इधर उधर घूमते रहते थे। तो डाकुओं को वहाँ पर डर नहीं लगता था, इसलिए उनके लिए यह स्थान सबसे अच्छा माना जाता है। तिब्बत की पुलिस के संबंध में लेखक के क्या विचार थे, तिब्बत की पुलिस के संबंध में कि निर्जन पहाड़ों पर जाने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ की खुफिया पुलिस भी इन जगहों पर पैसा खर्च नहीं करती थी उन पे। अभी हम जिसने भी खून किया है उसको ढूंढा जाए क्योंकि वहाँ पर कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं मिलता था। वहाँ पर लोग लाठियों की तरह हाथों में अपने पिस्तौल बंदूक आदि लिए इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई गवाह नहीं मिलता था, लोग इधर उधर ऐसे घूमते रहते थे। इसलिए गाँव में खून हो जाए तो भी खून को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलती थी। ऑप्शन टाइप जैसे तिब्बत की औरतें चाय किस में कूटती थी, बताया गया था किस में कूटती थी, चौड़ी में कूटती थी। धुड़ला क्या था, एक स्थान था, बताया था धुड़ला एक स्थान का नाम माना जाता है। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, सुमति था। लेखक राहुल सातन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, सुमति था। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी, डांडे, क्योंकि वहां पर निर्जन स्थान माना जाता है। कुंची कुंची का अर्थ क्या होता है, दया दया। लेखक समुद्र तल से कितने हजार फीट ऊंचा था, 16-17 हजार यानी कि 17-18 हजार ऊंचा था। बीटे किस आकार का स्थान होते हैं, यानी कि टीले के आकार का स्थान होते हैं। अब जितना हमने लेसन किया उसमें से परीक्षा उपयोगी 4 तो ये और 3 यानी कि 7 तक हमारे चुके हैं। 7 यही राइट प्लस लर्न, पहले 2 परीक्षा उपयोगी, 7 और 2 9 क्वेश्चन आंसर है हमारे और 2 गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर है और साथ में जीवन परिचय।